Good morning everyone. I am Tanisha from class 10th and today I am here to present my topic colonialism in Africa. So let's start with a short introduction. हाँ तो लेट 19th सेंचुरी में जो यूरोपियन पावर्स थी ना वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही थी और वो उनका ग्रोथ जो है ना काफ़ी रैपिडली हो रहा था। तो अपनी इसी ग्रोथ को और अपनी प्रॉस्पेरिटी को एक्सपैंड करने के लिए वो जगह जगह पर अपनी कॉलोनीज बनाने लगी। तो ऐसा ही कुछ अफ्रीका के साथ भी हुआ। उन्होंने अफ्रीका को भी अपनी कॉलोनी बना ली और इसी टाइम पीरियड को कॉलोनियलिज्म कहा गया। तो इसका कुछ रिजल्ट तो रहा होगा। तो इसका रिजल्ट ये रहा कि जो अफ्रीका थी ना वो वर्ल्ड इकोनॉमी में तो आ गई थी, लेकिन इसके लिए उनको काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो क्या हुआ था और अफ्रीका कैसे यूरोप की कॉलोनी बनी थी और इसके इफेक्ट्स क्या क्या रहे थे वो मैं आज बताऊंगी। अरे यार, हाँ तो एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड और डबल एज स्वॉर्ड। तो यहाँ पर एक्सपेंशन, ट्रेड के एक्सपेंशन को एक डबल एज स्वॉर्ड कहा गया है, मतलब एक दो धारी तलवार कहा गया है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि 19th सेंचुरी में ना जो ट्रेड थी वो काफी ज्यादा एक्सपैंड हो रही थी। मतलब ट्रेड और मार्केटिंग इसको काफी ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रही थी हमारे वर्ल्ड में। तो और यही जो है रीजन था हमारे यूरोप के ग्रोथ का भी। जो यूरोपियन पावर्स थी ना वो भी इसी वजह से ही डेवलप हो रही थी। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था वो यूरोपियंस के लिए तो काफी अच्छा था, लेकिन अफ्रीकन्स के लिए वो काफी बुरा था, क्योंकि इससे अफ्रीकन्स को लॉस हो रहा था, उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। जो हमारी अफ्रीकन्स थे ना वो मतलब हमारे अफ्रीकन्स थे वो अपने लाइवलीहुड को खो रहे थे, अपनी फ्रीडम खो रहे थे और उनको सोशल, इकोलॉजिकल और वो इकोनॉमिकल डैमेज को फेस करना पड़ रहा था। मतलब ये किसी के लिए तो काफी अच्छा था, लेकिन किसी के लिए काफी बुरा बनता जा रहा था, इसलिए इसको एक डबल एज स्वॉर्ड कहा गया है। द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। अब जो यूरोपियन पावर्स है ना वो अफ्रीका को अपनी टेरिटरी बनाने के लिए एक होड़ में शामिल हो जाती है, जिस वजह से वो अफ्रीका को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। वो कैसे डिवाइड करती है? वो अफ्रीका के मैप को लेते हैं और उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस खींचते हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं और छोटे अलग अलग पीसेस को अपनी अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं। तो इससे जो है अफ्रीकन्स को काफी ज्यादा वो डैमेज का फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनके कल्चरल और कम्युनिटीज को इग्नोर कर दिया जाता है इस सिचुएशन में। बिकॉज जैसे तुम खुद सोचो कि एक फैमिली रहती है, अफ्रीका की एक फैमिली है, तो ऐसे लाइन खींच के डिवाइड कर दिया गया तो उनके आधे रिश्तेदार किसी पार्ट में चले गए तो बाकी आधे रिश्तेदार किसी और पार्ट में रह गए, तो ऐसे एक फैमिली टूट गई। और अफ्रीका एक बहुत वास्ट लैंड है तो उसमें छोटे छोटे कम्युनिटीज भी रहती होंगी। तो अब ऐसे लाइन खींच के डिवाइड करने से वो कम्युनिटीज भी ब्रेक हो जाएंगी। तो इससे जो है अफ्रीका की कम्युनिटीज और कल्चर्स पर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ा इस डिवीजन का। तो अब ये जो डिवीजन है ये ऐसे ही तो हुआ नहीं होगा। तो बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, यहाँ पर सारे यूरोपियन पावर्स ने मिलकर एक मीटिंग की और इस मीटिंग में उन सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि अफ्रीका को ऐसे डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि उसमें कोई अफ्रीका का रिप्रेजेंटेटिव ही प्रेजेंट नहीं था। मतलब तुम डिवाइड ही अफ्रीका को कर रहे हो और अफ्रीका कोई रिप्रेजेंटेटिव ही प्रेजेंट नहीं है। तुम उनके डिसीजंस को तो प्रायोरिटी नहीं दे रहे। यूरोपियंस तो अफ्रीकन्स को अपना स्लेव समझ रहे थे कि हम तो जो मर्जी वो करेंगे इनके साथ। तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया क्यों था? ताकि जो अफ्रीकन वो यूरोपियन पावर्स है ना उनमें आपस में कोई कंफ्लिक्ट ना हो, इस वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया था। तो इतनी देर से हम ये कह रहे हैं कि कॉलोनियल पावर्स, तो ये कॉलोनियल पावर्स थी कौन कौन सी? तो जो अफ्रीका की कॉलोनियल पावर्स थी ना वो थी इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोर्तुगल और इटली। और 1890s के आसपास यूएसए भी एक पार्ट बन गई थी इस कॉलोनियल पावर का। अब इस कॉलोनियलिज्म का अफ्रीकन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ा था?
तो जो यूरोपियन पावर्स थी वो उन्होंने अफ्रीका को ही अपनी कॉलोनी के लिए क्यों चूज किया? तो उन्होंने अफ्रीका को अपनी कॉलोनी के लिए इसलिए चूज किया क्योंकि अफ्रीका की जो लैंड थी ना वो मिनरल से और रॉ मटेरियल से काफी ज्यादा रिच थी। तो यूरोपियंस ने इन रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स की वजह से ही अफ्रीका को अपनी कॉलोनी के लिए चूज किया। अब यूरोपियन पावर्स को ये जो रॉ मटेरियल्स थी, ये सारे रॉ मटेरियल्स यूरोप में एक्सपोर्ट करने थे, तो इस वजह से उन्होंने प्लांटेशंस और माइंस का सेटअप किया अफ्रीका में। अब यहाँ पर काम करने के लिए लेबर्स भी चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि जो अफ्रीकन लोग थे ना वो लोग वेजेस के लिए कभी काम नहीं करते थे, क्योंकि वो अपनी खुद की लैंड और कैटल ओन करते थे और उनकी जो लिवलीहुड और खान पान था ना वो सारा लैंड और कैटल से ही हो जाता था, तो उनको वेजेस के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं होती थी। तो जो कॉलोनियल रूल आया था उससे ये थोड़ा तो डिस्टर्ब हुआ था उनकी लाइफ्स अफ्रीकन्स की, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था उस पर। अब क्या होता है, लेट 1890s में ना एक डिजीज आती है अफ्रीका में, रिंडरपेस्ट। हाँ, तो रिंडरपेस्ट एक कैटल प्लेग था, मतलब ये बीमारी बस कैटल्स में होती थी। तो 1890s में ना ये बीमारी जो है पूरे अफ्रीका में फैल जाती है और कुछ कुछ रीजन्स में तो ऑलमोस्ट 90% कैटल्स जो है वो मर जाते हैं इस बीमारी के कारण। तो कैटल्स जो थे ना वो अफ्रीका की लाइवलीहुड के एक सेंट्रल फैक्टर थी, मतलब अफ्रीका के जो लोग थे ना वो अपने लाइवलीहुड के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते थे कैटल्स पे। अब कैटल्स के मरने से उनकी जो वो लाइवलीहुड थी वो बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई अफ्रीका की इकोनॉमी। तो इस रिंडरपेस्ट के इफेक्ट्स ये रहे कि कैटल्स के इस लॉस ने उनकी इकोनॉमी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और लोग जो है वो गरीबी और भूख से मरने लगे, और ना चाहते हुए भी अफ्रीकन्स को जो है यूरोपियन माइंस में और प्लांटेशंस में काम करना पड़ा वेजेस के लिए, ताकि उनको खाना मिल सके, ताकि उनकी थोड़ी इनकम हो सके। तो अब जब ये कैटल प्लेग के कारण जो लोग थे ना अफ्रीकन, वो कंप्लीटली यूरोपियन पावर्स के कंट्रोल में आ चुकी थी। अब जो है ना जो यूरोपियन पावर्स होती है वो कंप्लीटली कंट्रोल करना शुरू कर देती है अफ्रीकन्स को, और कुछ रूल्स मतलब कुछ चेंजेस लेकर आती है अफ्रीकन की लाइफ्स में। तो वो चेंजेस क्या क्या थे, वो अफ्रीकन्स के ऊपर हैवी टैक्सेस लगा देते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा वेजेस के लिए काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और वो लोग अफ्रीकन्स को फ्रीली मूव करने से भी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब बेसिकली उनकी फ्रीडम को कंप्लीटली छीन लेते हैं, और वो वेजेस भी बहुत कम देते हैं अफ्रीकन्स को, और उसके लिए भी बहुत डेंजरस कंडीशंस में उनको काम करना पड़ता है। और जो सारा बेनिफिट और प्रॉफिट था ना वो सारा यूरोपियंस को ही हो रहा था, अफ्रीकन्स को इससे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, इनफैक्ट उनका लॉस भी हो रहा था और उनके ऊपर अत्याचार भी हो रहा था। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, तो ये जो कॉलोनियलिज्म था ना इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा पड़ा था अफ्रीकन्स के ऊपर। तो ऐसा क्या था, जो ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स थी ना अफ्रीकन्स की वो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो चुकी थी, और जो लोग थे ना वो अपनी सोसाइटीज, मतलब जो अफ्रीकन सोसाइटीज थी वो अपनी इंडिपेंडेंस को भी खो चुकी थी, और एक्सप्लॉयटेशन मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमी में जो कमी आ गई थी कैटल प्लेग के कारण, वो कॉलोनियलिज्म के बाद भी चलती रही। मतलब गरीबी जो है ना वो छा चुकी थी पूरे अफ्रीका में, क्योंकि सारा प्रॉफिट तो यूरोपियंस लेके चले गए थे। तो ये सारे इम्पैक्ट्स पड़े थे कॉलोनियलिज्म के अफ्रीकन्स के ऊपर। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जो कॉलोनियलिज्म था वो उसने अफ्रीका को एक वर्ल्ड इकोनॉमी में तो लेके आ गई थी कॉलोनियलिज्म अफ्रीका को, लेकिन जो अफ्रीका के लोग थे ना उनको उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि लोगों को काफी ज्यादा सफर करना पड़ा था, और ये सफर काफी लॉन्ग लास्टिंग सफर था, और जो लोग थे ना उनको इनइक्वालिटी को भी फेस करना पड़ा था। और जो कॉलोनियलिज्म है ना इससे हम आज की भी अफ्रीका की कंडीशन को समझ सकते हैं कि अफ्रीका की आज की कंडीशन भी ऐसी क्यों है। तो इन सब के पीछे मेन रीजन कॉलोनियलिज्म का ही था। थैंक यू।